हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों 29 सितंबर को जो 3 नए अपकमिंग आईपीओ ओपन होने वाले हैं, उन्हीं में से एक आईपीओ ग्लॉटिस लिमिटेड का आईपीओ जो कि 29 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर के बीच में ओपन रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का। और कंपनी को अगर देखा जाए तो ये सेक्टर जो है काफ़ी कंपिटेटिव सेक्टर है। तो कंपिटेटिव सेक्टर के अंदर क्या खास होना चाहिए, कंपनी के पास कुछ स्पेशलिटी होनी चाहिए। फाइनेंशियल फंडामेंटल्स तो मजबूत होने ही चाहिए, वैल्यूएशंस वगैरह वो भी सस्ती होनी चाहिए। अगर कंपिटेटिव सेक्टर है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इस सेक्टर के अंदर, तो विशेष सेक्टर के अंदर कुछ नहीं है, तो हमारे पास कुछ विशेष होना चाहिए, मतलब कंपनी के पास कुछ विशेष होना चाहिए। तो इस कंपनी के अंदर कुछ विशेष है या नहीं है, वो सारी चीज़ें जानते हैं। सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम और एंकर लिस्ट के बारे में जानेंगे। इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेंस का अंदाजा होगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी है, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग, और अपने जो भी कंपटीटर्स वगैरह उनसे महंगी है या सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स, और अंत में हम जानेंगे कि अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। देखिए, मैं सारी चीजें आपके एक एक करके क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी डिसीजन होगा वो आपका खुद का होगा। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी, वहां पर हमको ज्वाइन करके रख लीजिए। तो सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम अगर जाने तो 9 से 10 रुपए के बीच में चल रहा है, मतलब 7% के आसपास इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम बता रहा है। मतलब अभी डिमांड काफी कम चल रही है। मिनिमम 20% का हमारा क्राइटेरिया रहता है, 10% भी हो तो भी ठीक है, अभी 7% बहुत कम है। फिर बात करें एंकर लिस्ट की, तो एंकर लिस्ट इसकी आ चुकी है। 55 करोड़ रुपए इसकी एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा जुटाए गए हैं। तो अगर बात करें एफआईआईस की, जिसके अंदर एलसी फेरोस, एशियो फंड, M7 ग्लोबल फंड, कुछ एफआईआई शामिल है, मतलब एफआईआई ठीक ठीक है। फिर डीआईआईस के अंदर अगर बात करें तो एबांस, वीपीके, नेहरू इन्वेस्टमेंट, इस तरह के कुछ डीआईआई शामिल है। मतलब एंकर लिस्ट देखा जाए तो ठीक ठाक है। म्यूचुअल फंड के अंदर इतना कोई बड़ा कोई नाम नहीं है, और ना ही कोई एफआईआईस के अंदर कोई ज़्यादा बड़ा नाम है। ठीक ठीक आप इसको एंकर लिस्ट कह सकते हैं। छोटा इश्यू साइज है, इस कारण एंकर लिस्ट ठीक ठाक ही उम्मीद कर सकते हैं। वैसे ही देखने को मिली है, 4.5-5 जैसी रेटिंग दे सकते हैं, मतलब एवरेज एंकर लिस्ट है। मतलब निराश भी नहीं किया है और इतनी वाव भी नहीं है। फिर दोस्तों जानते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। कंपनी की जो है एक्चुअल शुरुआत अगर देखें, मतलब जो कंपनी के पहले मालिक थे उन्होंने 2004 से इसकी शुरुआत की थी। फिर 2006 में मतलब एक पार्टनरशिप की उन्होंने, और 2022 के अंदर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई, और 2024 के अंदर ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई। ये इसका सफर है, मतलब पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड बनना, मतलब वो कागजों के अंदर आ जाते हैं, रजिस्टर हो जाते हैं। कंपनी अगर सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो कंपनी क्या है कि लॉजिस्टिक एंड फ्रेट फॉरवर्डिंग का काम है। अब ये आपको थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, तो सिंपल चीज़ ये है कि जो सामान वगैरह होते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करने का ये कंपनी काम करती है। ट्रांसपोर्ट कहाँ से हो सकता है, तो शिप, समुद्र से हो सकता है, फिर हवाई जहाज से हो सकता है, फिर रोड से हो सकता है, जैसे ट्रक वगैरह हमें रोड से हमारा सामान वगैरह लेके आते हैं, ये कंपनी काम करती है। उसके अलावा जो विदेशों से सामान आता है तो कस्टम क्लियरेंस होता है, मतलब जो हमारे कस्टम ऑफिसर्स वगैरह वो चेक करते हैं सही गलत क्या है, मतलब ये टैक्स वगैरह पूरा पे किया नहीं किया, वो कस्टम क्लियरेंस भी करवाती है। उसके अलावा इसके वेयर हाउसेस वगैरह भी हैं, जहाँ पर कुछ स्टोरेज वगैरह करना हो, मतलब कोई भी सामान आता है तो वो भी इसका काम है। और इसका 96% का लगभग बता रहा हूँ, 96% का जो रेवेन्यू है वो ओशियन, मतलब जो समुद्र से ये सामान इधर उधर आता जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, वहां से इसका रेवेन्यू सबसे ज़्यादा जनरेट होता है। उसमें भी 82% जो है इंपोर्ट होता है, और 14% जो है एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है। और अदर्स जो इसके प्रोडक्ट्स हैं, जैसे एयर से बाय एयर, बाय रोड, और जो वेयर हाउस वगैरह बने हुए हैं, कस्टम क्लियरेंस है, वहाँ से सिर्फ 4% का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो ओवरऑल अगर सेक्टर देखा जाए तो ये सेक्टर इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, कंपिटिटिव सेक्टर है। अनलिस्टेड प्लेयर, लिस्टेड प्लेयर्स खूब है इस सेक्टर के अंदर। तो खूब है तो कुछ खास बातें होनी चाहिए कंपनी के अंदर जो इस सेक्टर के अंदर टिक पाए, या जो कंपनियां लिस्टेड हैं उनसे कुछ अलग हटके हो पाए। तो फाइनेंशियल्स इसके 2023 से 2025 तक दिए गए हैं, वो जान लेते हैं। अगर एसेट्स देखते हैं तो एसेट्स के अंदर साल दर साल हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, 2 गुना जैसी ग्रोथ है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू के अंदर भी हमें साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू भी ऑलमोस्ट 2 गुना जैसी ग्रोथ देखने को मिली है। फिर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रॉफिट के अंदर भी हमें साल दर साल ग्रोथ देखने को मिली है, 2 गुना से ज्यादा प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ है। बट निकाले इसके मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन 2023 में 4.6%, 2024 में 6.2%, और 2025 के अंदर 6% के आसपास है। मतलब करोड़ या रुपीस में देखें तो उसके प्रॉफिट बढ़ा है, बट मार्जिन अगर निकाले रेवेन्यू के कंपैरिजन में तो मार्जिन हल्का सा 2024 से 2025 में हल्का सा डिप है, ज़्यादा नहीं है। बट यूँ देखा जाए तो मार्जिन के अंदर भी अच्छी ग्रोथ है। बाकी एबिटा साल दर साल ग्रोथ है, नेट वर्थ भी इसकी साल दर साल बढ़ी है, रिजर्व्स इसके हाथ में साल दर साल बढ़े हैं, 83.5 करोड़ रुपए के रिजर्व्स हैं। बोरोइंग्स अगर 2023 की तुलना में कंपेयर करें तो
इसकी बोरिंग्स जो है कम हुई है, बट पिछले साल से हल्की सी इसकी बोरिंग्स बढ़ी है। 22 करोड़ रुपए की बोरिंग्स मतलब उधारी है इसके हाथ में। और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.22 का निकल कर आता है, मतलब डेट कंट्रोल के अंदर है, इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब आराम से ये पे कर सकती है, जिसका एनुअल प्रॉफिट है उस हिसाब से कोई ज़्यादा चिंताजनक बात नहीं है। बाकी आईपीओ के पैसे से कोई भी डेट पे नहीं कर रही है, पे करती तो बढ़िया रहता। आरओई लगभग 57% की है और आरओसी 72.5%, बहुत बढ़िया है। बात करें इसकी वैल्यूएशंस की, पी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है 18.38 का, और इसकी जो प्राइस टू बुक वैल्यू है 10.47। और अदर जो इसके कंपिटिटर्स हैं, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये दोनों कंपनीज इससे थोड़ी बड़ी कंपनीज हैं। तो ये जो पी और प्राइस टू बुक है, प्राइस बैंड लेके आए फेस वैल्यू 2 रुपये पर, और उनका पी 17.95 से लेकर 25.60 का। तो पी वाइज वैल्यूएशंस ओके नजर आ रही है, मतलब सस्ती नहीं है, ज़्यादा महंगी तो इतनी नहीं है बट सस्ती भी नहीं है। फिर प्राइस टू बुक देखें तो अदर्स का 1.29 से 4.14 का निकल कर आता है, और इसका है 10 का। तो प्राइस टू बुक वाइज वैल्यूएशंस हायर साइड नज़र आ रही है। तो वैल्यूएशंस अगर आप देखें तो मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि वैल्यूएशंस ज़्यादा सस्ती नहीं है, बट इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं कह सकते पी वाइज अगर देखते हैं तो। हाँ, उम्मीद है कि थोड़ी और सस्ती करनी चाहिए थी। तो ऐसा कंपिटिटिव सेक्टर है तो आप वैल्यूएशंस वगैरह तो सस्ती लेके आइए। फाइनेंशियल्स नो डाउट इसके अच्छे, फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, वैल्यूएशंस थोड़ा ओके है। ये हो गए इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स। अब इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो ये आईपीओ 29 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर के बीच में ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 2 रुपए पर आ रहा है। प्राइस में 120 रुपए से लेकर 129 रुपए के बीच में रखा गया। 114 शेयर्स का ये लॉट है। टोटल इसका जो अगर इश्यू साइज देखे तो 307 करोड़ रुपए का है, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू है 160 करोड़ रुपए के। इसमें से 132 करोड़ रुपए इसके कमर्शियल व्हीकल्स, कंटेनर्स वगैरह बाय करने के लिए काम में लेने वाली है, और 147 करोड़ रुपए का ओएफएस है। इसके अंदर रिटेल पोर्शन 40% का रखा गया है, क्यूआईबीज को सिर्फ 30% दिया गया है, एनआईआईज को भी 30%। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो देखिए एनआईआईज या रिटेलर देखें तो रिटेलर्स के हाथ में 70% मतलब होल्डिंग रहेगी। तो ये भी थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट कह सकते हैं इसका। ये है कंप्लीट आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले दोस्तों टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरली हम हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं, नॉलेज, जैज पैरामीटर्स। ये पर्सनली मैं मेरे हिसाब से देखता हूँ सिर्फ रिस्क मापने के लिए और अभी की कंडीशन देखने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ है जीएमपी वैसे एक अंदाज़ा होता है, ये फिक्स डेटा नहीं है, ना ही इसके भरोसे रहना है लिस्टिंग के लिए। इसके लिए सिर्फ रेफरेंस पर्पज़ के लिए हम इसको जान रहे हैं। तो जीएमपी भी सिर्फ 7% के आसपास बता रही है। तो 7% अभी हमारी क्राइटेरिया से तो काफ़ी कम है। तो जीएमपी के मामले में तो मैं 0 पॉइंट देना चाहूँगा। अगर 20% होती तो 1 पॉइंट, 10% भी होती तो आधा पॉइंट दे देते। तो ये 7% है तो अभी इसको तो 0 काउंट करना ही पड़ेगा। वैल्यूएशंस ओके थोड़ी और सस्ती करने की उम्मीद थी, करते तो बढ़िया रहता। तो वैल्यूएशंस में मैं आधा पॉइंट देना चाहूँगा। एंकर लिस्ट ठीक है, मतलब इतनी भी खराब नहीं है, छोटा इशू साइज है, एंकर लिस्ट देखा जाए तो ठीक है। तो आधा पॉइंट एंकर लिस्ट में देना चाहूँगा। सब्सक्रिप्शन वगैरह आना बाकी है, बाकी छोटा इशू साइज है। अगर डिमांड रहती है ग्रे मार्केट के अंदर तो सब्सक्रिप्शन अच्छा आ ही जाएगा, बट अभी डिमांड तो इसकी कम बता रही है। तो 3 में से अभी इसका 1 पॉइंट बन रहा है, मतलब हल्का सा रिस्क नजर आ रहा है। कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अप्लाई कीजिए नहीं कीजिए, वो तो डिसीजन आपका खुद का होगा। हम अभी की कंडीशन के हिसाब से सिर्फ हमने आज के पॉइंट्स देखे हैं। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। नेगेटिव में देखा जाए ये फाइनेंशियली कंपनी अच्छी नजर आ रही है, स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, नो डाउट। इसके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, आरओई आरओसी अच्छी है। तो ये 2 बड़े मुझे पॉजिटिव्स लगे। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव देखिए, एक तो सेक्टर ये काफ़ी कंपिटिटिव सेक्टर है और कॉमन सेक्टर है, मतलब लिस्टेड अनलिस्टेड प्लेयर्स खूब हैं। तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं भाई, सेक्टर में हर कोई काम करना चाहेगा, कोई भी बिजनेस होगा, कोई भी कर सकता है। तो कंपिटिटिव सेक्टर है तो इसने कुछ खास इतना ज़्यादा नहीं दिया। एक तो चीज़ है वैल्यूएशंस इतनी सस्ती नहीं है, थोड़ी सस्ती करनी चाहिए थी। पहला चीज़ तो नेगेटिव ये है। दूसरा ये अभी अपने सेक्टर के अंदर जो अपने कंपिटिटर्स हैं उनके मुकाबले थोड़ी सी छोटी कंपनी है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए इस कंपिटिटिव सेक्टर के अंदर इसके फाइनेंशियल्स वगैरह तो अच्छे हैं, उसी के साथ में इसने वैल्यूएशंस थोड़ी और सस्ती करी होती तो ज़्यादा बढ़िया रहता। दूसरा, रिटेल का पार्टिसिपेशन ज़्यादा रहेगा। अभी इसके अंदर इन्होंने रिटेल पोर्शन 40% का रखा है और एनआईआई पोर्शन 30% का रखा है। तो टोटल जो एनआईआईज क्या होते हैं, मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, मतलब रिटेलर्स का एक बड़ा रूप होते हैं। ये कोई क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स तो है नहीं, इंस्टीट्यूशनल बायर्स तो अलग है, उनका पोर्शन सिर्फ 30% का है। तो यहाँ पे भी मुझे थोड़ा रिस्क नज़र आ रहा है, क्योंकि रिटेल पार्टिसिपेशन अगर ज़्यादा होगा तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी इसके अंदर।
तो ये मुझे थोड़ा सा रिस्क लगा इसके अंदर। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अट्रैक्टिव ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसमें अप्लाई कीजिए नहीं कीजिए, वो तो डिसीजन आपका खुद का होगा। मैंने आपको जो रिस्क पॉइंट्स थे वो आपको बता दिए, अब डिसीजन आपका है कि आप लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफ़ी पसंद आएगी। पसंद दोस्तों आई है, सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताया कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।